हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का 7 ऐसा प्रश्न मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% आएगा। एक भी परसेंट ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं आज बताने वाला हूं। आपको इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है। अगर आपके इन सारे प्रश्न नहीं तैयार हैं तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं उसे नोट कर लेना और बार बार आप रिविजन करना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% आएंगे और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है, सभी प्रश्न हैं। तो सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। अगर आपको 90% अचीव करना है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है कि मारियोन और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी का प्रश्न भी है। तो देखो, सबसे पहले आप समझो मारियोन और जर्मेनिया के बारे में मैं आपको समझाता हूं। मारियोन और जर्मेनिया के बारे में तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका उत्तर कैसे लिखोगे, और वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको समझाकर ऐसा समझा दूंगा कि आपको जिंदगी में ऐसा नहीं है कि भूल जाओगे, याद रहेगा। देखो, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्रता जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया और इसमें मारियोन और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मारियोन और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध है इन दोनों में। अब देखो, यहां सबसे पहले हम लोग समझेंगे मारियोन के बारे में। मारियोन के बारे में क्या समझना है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर मैं एक बार अच्छे से समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो थी मारियोन जो थी वो फ्रांस की नारी प्रतीक थी, लेकिन जर्मेनिया जो थी वो जर्मन की नारी प्रतीक थी, जर्मन की नारी रूपक थी। तो यहां से आपको समझ में आया जो जर्मन की नारी रूपक कौन थी, जर्मेनिया, यानी कि जो यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी कौन, जर्मेनिया, जो ये जर्मेनिया है। और ये जो थे मारियोन जो थी वो फ्रांस की नारी रूपक थी। ये आपको पहला पॉइंट समझना है। अब फिर मैं आपको समझाता हूं कि यह जो लोकप्रिय ईसाई नाम है, जो आपका ये मारियोन है, ये एक लोकप्रिय ईसाई नाम है, ईसाई धर्म से है। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया है। यानी कि नारी प्रतीक को क्या नाम दिया है, मारियोन। मारियोन किसको नाम दिया है, फ्रांस ने अपने नारी प्रतीक को यही नाम दिया है। जो यहां नारी प्रतीक है उसको फ्रांस ने यही नाम दिया है, क्या, मारियोन। तो यह ईसाई का नाम है, जैसे ईसाई धर्म का, और अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया है। और यह जो छवि है, यह छवि जन राष्ट्र के विचारों का प्रतीक है। ये जो छवि है ये जन राष्ट्र के विचारों का प्रतीक है, यानी कि जन के राष्ट्र, यानी कि लोगों के राष्ट्र के विचारों का प्रतीक थी, यानी कि प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्रता, ठीक है, के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। ठीक है, यानी कि इसके जो चिन्ह थे स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक, ठीक है, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। और मारियोन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे और अन्य स्थानों पर लगाई जाती हैं। जो मारियोन की प्रतिमाएं, यानी कि जो फोटो होता है, इमेज, तो उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो सार्वजनिक, यानी कि बहुत सारी चौराहे पर लगाई जाती है तथा अन्य स्थानों पर भी लगाई जाती हैं। तो ये मारियोन के बारे में आपको समझ में आया कि उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो बहुत सारे चौराहे पर भी लगाया जाता है और बहुत सारे स्थानों पर भी लगाया जाता है। ठीक है, और मारियोन की छवि जो है वो सिक्कों में, जैसे अपने इधर गांधी जी का है नोटों में, ठीक है, उसी प्रकार से वहां सिक्कों में व डाक टिकटों में अंकित की गई है। यानी कि मारियोन की फ्रांस में जो है सिक्कों में भी जो प्रतिमाएं हैं उसे अंकित किया गया है और टिकट में भी अंकित किया गया है। तो यहां से मारियोन के बारे में कुछ नहीं था, बहुत इजी था। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो नोट बनाकर याद कर लो, इसे याद कर लेना और जैसा बता रहा हूं ऐसा लिख लेना, तो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करना, लिखना। फिर आपको समझना है जर्मेनिया के बारे में। जर्मेनिया एक ऐसा नाम है जो जर्मनी से है, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा। तो यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। वो फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी और ये जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। और वह वलूत वृक्षों के पत्तों को मुकुट पहनती थी, यानी कि एक वलूत वृक्ष का पत्ता था जिसकी ये जो जर्मेनिया है वो क्या पहनती थी, मुकुट पहनती थी या मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मनी वलूत वृक्ष का प्रतीक है। ठीक है, ये थी कर देना, क्योंकि जर्मनी वलूत वृक्ष का प्रतीक है। तो जर्मनी है वो वलूत वृक्ष का प्रतीक है। ओके, तो ये क्या है, वलूत वृक्ष का जो, क्योंकि जो जर्मनी है वलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, और उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर भी यह लिखा हुआ था।
तो इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्रता की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ठीक है, जो जर्मनी है उसे स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक नारी छवि थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया जर्मेनिया और मारियन के बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले आप जर्मेनिया जो बताया गया है उसे नोट कर लो, जर्मेनिया और मारियन के बारे में। मारियन मैंने लिख दिया है, इसे नोट कर लो जो मैंने बताया है, और फिर यहाँ जर्मेनिया के बारे में जो बताया गया है नोट कर लो। ओके, तो यहां से आपको समझ में आया कि मारियन और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह ये चित्रित किया गया उसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तो यहां से आपको पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे सब कुछ इसमें। यहां आप देखो, इसका जो रॉलेट एक्ट है वो क्या है देख लो। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, जो रॉलेट एक्ट नाम है, एक कानून है जो कि 1919 में पारित किया गया था। तो 1919 में पारित एक ऐसा कानून है जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। जब अंग्रेजों का शासन था तब ये आई होप की कानून चलाया गया था। ठीक है, और ऐसा कानून था कि इसमें भारतीयों पर अगर शंका है तो उस पर बिना मुकदमा चलाए, बिना कोई मुकदमा नहीं चलता था और गिरफ्तार कर लिया जाता था और पूरे 2 साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो यही कानून है रॉलेट एक्ट और यही परिभाषा है रॉलेट एक्ट का। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो नोट कर लो कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये है आपका रॉलेट एक्ट। और यहाँ विरोध आप समझ लो, तो विरोध क्या था रॉलेट एक्ट के, मतलब रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया है या किया गया। तो इसका हम लोग विरोध समझते हैं, फिर इसका परिणाम समझते हैं। तो विरोध में क्या था, रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से है। नंबर फर्स्ट है विभिन्न शहरों में रैली या जुलूस का आयोजन किया गया। मतलब जो विभिन्न शहर हैं उसमें रैली, यानी कि रैली जैसे कई लोगों का रैली निकाला गया या जुलूसों का आयोजन किया गया। दूसरा है रेलवे वर्कशॉप में जो कामगार हड़ताल पर चले गए, जो काम करने वाले लोग थे वो हड़ताल पर चले गए। रेलवे जो वर्कशॉप में जो कामगार थे वो हड़ताल पर चले गए। और तीसरा पॉइंट है कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। यानी कि कई शहरों में मतलब दुकानदारों ने अपना दुकान बंद किया और जो अपना विरोध था उसे जताया। अब बात आती है इसका हम लोग परिणाम की। तो परिणाम आप लोग यहां देख सकते हो, परिणाम मैं आपको बताता चलता हूं। ठीक है, परिणाम भी आप लोग नोट कर लेना। पहले मैंने आपको रॉलेट एक्ट बताया, रॉलेट एक्ट क्या है, फिर विरोध बताया। अब मैं आपको परिणाम भी बता देता हूं। तो परिणाम में है कुछ नहीं, थोड़ा सा समझना है। जो अंग्रेज थे, ठीक है, या फिर अंग्रेजों ने जो राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मतलब दमन करना भी शुरू कर दिया। जो अंग्रेज लोग थे उन्हें दमन करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ लागू कर दिया जिससे क्या हुआ, जिससे 13 अप्रैल और ये जो 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और ये रॉलेट एक्ट कानून भी 1919 में ही पारित किया गया था। ठीक है, तो इसी के कारण क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये है पूरा परिणाम, जो हमें परिणाम मिला था। ओके, तो यहां से आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताया है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लाल मिट्टी है, जो लाल मृदा है, ठीक है, और लेटराइट मृदा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। चलो फिर हम लोग सबको समझते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट बनाकर पढ़ो, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स बना के पढ़ोगे तो फिर आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाल मृदा। लाल मृदा, इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। देखो, लोहे की मात्रा इसमें अधिक होती है, जो आयरन होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, इसी के कारण जो इसका रंग है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, समझ में आया? इस मृदा में जो लोहे की मात्रा है वो अधिक होती है, अधिक होने के कारण जो ये मिट्टी होती है वो लाल रंग की दिखाई देती है। अब यह मृदा जो है तमिलनाडु में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि और सारे राज्य हैं, लेकिन यहाँ मुख्य राज्य जो है तमिलनाडु है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और यह मृदा कृषि के योग्य होती है। लाइक हम इसमें कृषि कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं लाल मृदा में। तो बस इतना ही आपको लाल मृदा के अंतर्गत समझना है, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। और यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और यह मृदा अधिक, यानी कि यह मृदा में खेती भी संभव है, योग्य है, खेती योग्य है। अब दूसरा मृदा, आप ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नोट बना लो, पढ़ो अच्छे से। ठीक है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, यहां लेटराइट मृदा क्या कह रहा है कि यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या ऊंची समतल भूमि होती है, जो ऊंची होती है और समतल भूमि होती है में पाई जाती है। और इसका ऊपर की सतह जो होती है सख्त होती है। सख्त मतलब कठोर होती है, कठोर, बहुत ज्यादा कठोर होती है। जो ऊपर की सतह होती है, जो ऊपर का लेयर होता है, ठीक है, जैसे मिट्टियां होती है तो ऊपर का जो ये सतह होती है कठोर होती है। और यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। और ये मृदा जहां गर्म होता है और अधिक जलवायु जहां होता है, अधिक वर्षा होती है, ठीक है, अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। और लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। इसमें हमें अधिक मात्रा में खाद भी डालना पड़ेगा, रासायनिक उर्वरक डालकर खेती करना पड़ेगा अधिक मात्रा में, वरना इसमें खेती बहुत असंभव है। ओके, तो आपको लाल मृदा और लेटराइट मृदा में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, लाल मृदा और लेटराइट मृदा में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, आपको परिभाषा भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, धात्विक खनिज किसे कहते हैं और ऐसे दो खनिजों का नाम भी लिखिए। यानी कि धात्विक खनिज, धातु आपने पढ़ा है क्लास 10 साइंस में, फिर उसी से बनकर ये धात्विक खनिज बना है। ठीक है, देखो, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। लाइक जैसे ऐसे है तो इसको हथौड़े से पीट कर बड़ा सा चादर के रूप में बनाया जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाता है। धात्विक खनिज में वही जो धातु का गुण था, परिभाषा था, वही चीजें हैं, कुछ और नहीं है। कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होते हैं लेकिन धातु में चमक होता है, उसी प्रकार से जिनमें चमक होती है और धातुओं को भी पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे आघात वर्धनता कहते हैं, तो इसमें भी ये गुण है। और जिसे तन्यता कहा जाता है कि तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसमें भी ये गुण है। तो वही आपका धात्विक खनिज है। और इसका एग्जाम्पल है लोहा और सोना। लोहा को पीट कर बनाया जा सकता है चादर के रूप में, और सोना को खींच कर तार के रूप में बनाया जा सकता है। यहां से आपको धात्विक खनिज भी समझ में आ गया होगा। और लाल मृदा, लेटराइट मृदा में आपको अंतर या परिभाषा और उदाहरण सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। इसके अगला वाला यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखना। देखो, लिखा क्या है कि भारत लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। यानी कि भारत के लोकतंत्र की आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। तो भारत की लोकतंत्र की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार से नंबर 1 हम लोग समझेंगे भारत के लोकतंत्र की विशेषताएं। भारत का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो सरकार, यानी कि सरकार का निर्माण जो होता है, सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। ठीक है, जो सरकार होता है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होता है।
ओके, तो ये आपका पहला गुण है या पहला विशेषता है। दूसरा आपको समझना है कि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि अगर राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करना है तो एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, अगला तीसरा गुण आप देख लो, यानी कि विशेषता, चुनाव सार्वभौमिक वश्यक मताधिकार के आधार पर समय समय पर होता है। समय समय पर चुनाव भी होता है, जिसका ज्यादा मतलब दमन होगा, यानी कि ज्यादा वोट पाएंगे वही जीतेंगे। तो यहां आपको तीन आपकी विशेषताएं समझ में आ गई कि भारत लोकतंत्र की तीन विशेषताएं, यहां से तीनों विशेषता मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अगर आप इन तीन विशेषताओं को नोट कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हुआ करे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ एक आपको समझ में आना चाहिए, खुली बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को एक गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं, गुप्त, जो गुप्त बेरोजगार होते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग तो आंसर जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से खुली बेरोजगारी तथा गुप्त या प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे खुली बेरोजगारी। जो खुली बेरोजगारी होती है, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा अलग टाइप से है। वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में, मतलब कोई देश है, श्रम शक्ति तो अधिक होती है, यानी कि कार्य करने की लोगों की शक्ति अधिक होती है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। यानी कि जो उसकी देश की औद्योगिक कार्य है वो छोटा होता है। लाइक की मतलब देश में काम करने के लिए कुशल कितने लोग हैं? 1 लाख लोग हैं, लेकिन देश को केवल जरूरत है 60,000 लोगों की। तो 40,000 लोग क्या करें? वो तो फालतू हैं। तो वही चीज यहां बताया गया है कि वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो बहुत अधिक होती है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। करने जो देश में काम करना है जितने लोगों का वो कम होता है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होती है। वह सारी श्रम शक्ति को खपा कर पाता, अर्थात श्रमिक काम करना तो चाहता है किंतु उसे काम मिलता नहीं है। यही आपका खुली बेरोजगारी कहलाती है। खुली बेरोजगारी यही होती है। और प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी भी 2 मिनट में समझ में आएगा। वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं, मतलब काम करते लगता है कि काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन किंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। वास्तव में उसके पास कोई रोजगार नहीं होता है। जैसे भूमि के किसी टुकड़े पर 8 लोगों का काम कर रहे हैं, किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है। यहां अब आपको मैं और दिखा दूं, उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। तो ऐसे 3 लोग अतिरिक्त व्यक्त हो रहे हैं, यानी कि 3 लोग अतिरिक्त व्यक्त काम कर रहे हैं, तो वह छुपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। वो छुपी हुई है। लाइक अगर घर में 8 लोग हैं और 8 लोग हैं, तो 8 लोग में से अगर खेत में काम करना है 5 लोगों की जरूरत है, तो फिर 8 लोग करने लगते हैं, क्योंकि और तो रोजगार है नहीं। तो इसीलिए 3 लोग अतिरिक्त काम करेंगे, तो वो फालतू में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यही जो है वो गुप्त बेरोजगारी कहलाती है। दिखाई नहीं देती, वो तो अपना काम कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपसे बात की जाए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, और अगर आप लोग नोट कर लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यही है कि भारत में कृषि क्षेत्र में 3 प्रमुख विशेष समस्याओं का वर्णन करो। यहां समस्याओं का वर्णन करना है, जो समस्याएं हैं। ठीक है, तो कौन 3 प्रमुख समस्याएं हैं उन पर हम लोग बात करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। 3 से 4 हम लोग देख लेंगे, लेकिन कम नहीं। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। बहुत सारे कारक हैं जो उत्तरदायी हैं। नंबर 1, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, यानी कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, यानी कि जो उपज की शक्ति है, ज्यादा अनाज देने की शक्ति है, उसमें ह्रास हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। जैसे भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, यानी कि भारत की जो भूमि है उस पर हजारों सालों से खेती की जा रही है। अब ऐसे में अगर किसी पे हजारों साल से खेती की जा रही है, तो जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, यानी कि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है, उत्पादन करने की शक्ति है, वो कम हो गई है। और अधिक रासायन या उर्वरक का प्रयोग करने से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा खाद देंगे, ज्यादा हम लोग उर्वरक देंगे, ज्यादा रासायन देंगे तो हमारी भूमि की शक्ति बढ़ेगी। नहीं, कुछ दिन के लिए आपको दिखाई देगा, लेकिन बाद में उसी भूमि की शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है ज्यादा रासायन मत यूज करो। अगला देखो, यहां दूसरा नंबर पॉइंट है,
मृदा अपरदन, यानी कि मृदा अपरदन भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखो लिखा क्या है आपको समझना है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा मृदा अपरदन है, यानी कि एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है, यानी कि मृदा अपरदन भी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। और पेड़ों को काटने और पशुओं द्वारा अति चराई तथा पानी तथा हवा से मृदा अपरदन तेजी से होता है। जैसे पानी जब तेजी से चलता है तो उसके द्वारा पानी के साथ साथ मृदा भी उसी के साथ बह जाती है। अब जब मृदा उसके साथ बह जाएगी तो इसके साथ मृदा का अपरदन होता है। हवा, जब हवा तेजी से चलता है, जैसे आंधी तेजी से चलेगा तो मृदा उड़ने लगता है, जो मिट्टी है वो उड़ने लगता है, तो इस प्रकार से यहां से भी मृदा अपरदन होता है। पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को काटेंगे तो नीचे से मृदा उखड़ जाता है, तो यहां से भी मृदा अपरदन, तो हर जगह से मृदा अपरदन होता है। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है भारतीय कृषि की समस्या का। यहां तीसरा नंबर पॉइंट समझना है कि खेती के पुराने उपकरण का ढंग, यानी कि जो खेती का पुराना उपकरण है, लाइक इस देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरण से खेती करते हैं जिससे उत्पादन कम होता है। देश के कई ऐसे भाग हैं जहां अभी भी पुराने उपकरण से खेती की जाती है, इसीलिए उत्पादन कम होता है। ये लास्ट नंबर है चौथा, मैं आपको 4 बता रहा हूं कि खेत का छोटा होना, यानी कि खेत का आकार छोटा होना। देश के कई भागों में किसान बहुत ज्यादा गरीब हैं, यानी कि पुअर हैं, खेत खरीद नहीं सकते, उनके पास जितना है उसी में खेती करेंगे, उसके खेतों का आकार छोटा होता है। कानून के अनुसार, यानी कि कानून के अनुसार खेतों का आकार और भी छोटा हो जाता है जिससे कम लाभ होता है। कानून के अनुसार खेतों का आकार कैसे छोटा होता है? अगर नहर ले जाना है तो भैया किसान के खेतों में से ही ले जाएंगे, आधा उनमें से आधा उनमें से। सड़क बनाना है तो सड़क बनाने के लिए किसान के दुकानों को ही तोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से कानून भी कुछ ना कुछ हिस्सा खेत का ले लेते हैं, तो इस प्रकार से और भी खेत छोटा हो जाता है। तो यहां से आज हमने 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट करना, और आई होप कि आप 7 के 7 क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो फटाक से नोट कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।